सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम कर रहे थे सेल्फ असेसमेंट 5 एंड सेक्शन ए, ये हम कर रहे थे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जर्नी। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? अब आप कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे जब छोटे छोटे लेटर्स को आप पढ़ रहे हो डिक्शनरी में? तो यहाँ पर पढ़ने के लिए तो हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में जो फोकल लेंथ दिया है कॉन्वेक्स लेंस का दैट इज 50 सेमी एंड ऑप्शन सी में दिया है फोकल लेंथ 5 सेमी। यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5 सेमी। फोकल लेंथ हो जाएगा यहाँ पर 5 सेमी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। छोटे छोटे लेटर्स को हमें पढ़ना है, इसका मतलब पावर को बढ़ाना पड़ेगा। पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा। पावर हाई मतलब फोकल लेंथ को कम होना पड़ेगा। पावर हाई मतलब फोकल लेंथ को कम होना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमें उसे ढूंढना है। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है कॉपर वायर का जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा उसकी जो डायरेक्शन है वो कब चेंज होगी? 2 रिवोल्यूशन के बाद, हाफ रिवोल्यूशन के बाद, 1 रिवोल्यूशन एंड 1/4 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन चेंज होगा वो हो जाएगा हाफ रिवोल्यूशन के बाद, क्योंकि जो आर्मेचर होगा वो पहले ऐसे रहेगा आर्मेचर। अब हाफ रिवोल्यूशन के बाद वो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक बार फिर से डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है। अब ऐसा है मान लीजिए कि जो आर्मेचर वो कुछ ऐसा है, हाफ रिवोल्यूशन के बाद ऐसे हो जाएगा, तो एक बार फिर डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है। सो ये होगा इसका जो आंसर है वो ये ऐसा हो जाएगा हाफ रिवोल्यूशन के बाद। ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा आफ्टर हाफ रिवोल्यूशंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का जो और का क्वेश्चन दिया है ये, ए कांस्टेंट करंट फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू ईस्ट। कोई हॉरिजॉन्टल वायर है कुछ ऐसे। अब इसमें क्या हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट को करंट जा रहा है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट से जो करंट है ये वेस्ट जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो तो नॉर्थ से साउथ को जाएगा, नॉर्थ से साउथ को जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कैसे होगा? डायरेक्टली अबव द वायर, बिलो द वायर, या फिर एट ए पॉइंट लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ द पेपर ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द वायर, या फिर एट ए पॉइंट लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ द पेपर ऑन द साउथ साइड ऑफ द वायर। अब मान लीजिए ये जो पेंसिल मैंने पकड़ा हुआ है ये एक वायर है। अब ईस्ट से वेस्ट को करंट जा रहा है,
इस डायरेक्शन में। सो अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा राइट हैंड रूल, अगर लगाऊंगा तो मैं ये पेंसिल को ऐसे पकड़ा हूँ, ऐसे, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल अब ये जो थंब है मेरा ये वेस्ट को पॉइंट कर रहा है, और आप ये जो फिंगर, ये जो कर्ली फिंगर्स है आप देख सकते हो, ये जो फिंगर्स हैं मेरे ये किस तरफ ये दर्शाएंगे, ये जो थंब दर्शा रहा है, दिखा रहा है मेरा, ये जो थंब है ये थंब दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड ये जो फिंगर है, ये जो कॉल्ड फिंगर है ये दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। तो आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से साउथ को भाग रहा है, लेकिन बिलो द वायर आप देख सकते हो, दैट इज बिलो द वायर, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली बिलो द वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डायरेक्टली बिलो द वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, which one of the following greenhouse gases is a contributor due to incomplete combustion of coal and petroleum? अब कोल पेट्रोलियम अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है वो कौन सा ग्रीन हाउस गैस निकलेगा? दैट इज सिंपल, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर कोई कंबस्टेबल सब्सटेंस इनकम्प्लीट कंबशन करता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू अल्ट्रावायलेट रेज रिजल्ट्स इन व्हाट? अब कोई ह्यूमन बीइंग अगर ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रे के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? डैमेज टू इम्यून सिस्टम, बिल्कुल सही। डैमेज टू लंग्स, नो। स्किन कैंसर, बिल्कुल सही। पेप्टिक अल्सर, नो। तो 1 and 3 इज आर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, assertion and region based questions। तो ये पार्ट को हम थोड़ा सा ध्यान से करेंगे ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14, assertion में दिया है द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू, यहाँ पर ड्यू छूट गया है, दैट इज ड्यू टू, द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस में, ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में दिया है द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू ग्रेजुअल चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर्स, ठीक है। सो यहाँ पर रीजन भी बिल्कुल सही है। ये जो स्टार का ट्विंकलिंग होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ग्रेजुअल चेंज होता रहता है। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन बिल्कुल ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा असर्शन का। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा 14 का वो हो जाएगा बिल्कुल ही ए, क्योंकि असर्शन भी सही और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है व्हेन ए वायर ऑफ रेजिस्टिविटी इज पुल्ड टू डबल इट्स लेंथ, कोई वायर का जो लेंथ है डबल कर दिया, इट्स रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम, फिर भी उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहती है। अगर कोई वायर का जो लेंथ है, अगर लेंथ को हम डबल कर देते हैं तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, ठीक है। रीजन, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। असर्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर लेंथ डबल होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ता, ठीक है। और रीजन में दिया है रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो 15 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। यहाँ पर असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एंड जो रीजन है वो असर्शन का बिल्कुल ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमंस आर नॉट ट्रूली एरोबिक। जो ह्यूमन होते हैं वो ट्रूली एरोबिक नहीं होते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमन के केस में अन एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही। रीजन में दिया है दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनारोबिकली, ये बात भी बिल्कुल सही है। ह्यूमन के केस में क्या होता है, ह्यूमन के केस में भी जो अन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और जिससे लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे लैक्टिक एसिड भी बनता है। तो असर्शन सही, रीजन भी सही, एंड रीजन जो है वो असर्शन का बिल्कुल ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। यहाँ पे कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन होता है वो अपने जैसा दूसरे कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कुछ ऐसे। So the characteristic property of carbon as depicted in the figure A, तो ये जो कैरेक्टर यहाँ पर जो दर्शाया गया है, ये कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे? एलोट्रोपी, आइसोमेरिज्म, कार्टिनेशन, हैलोजेनेशन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये डायरेक्ट आंसर है कार्टिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। गिव रीजन फॉर दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब कार्बन के पास ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है, अब कार्बन के पास ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है, इसका रीजन पूछा है, इसका रीजन पूछा है। एंड इसके जो रीजन्स होंगे वो ये हो जाएंगे, जो रीजन होंगे इसके वो ये हो जाएंगे। कार्बन का जो साइज होता है बहुत ही छोटा, स्मॉल साइज, टेट्रावैलेंसी, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट। ये एक टेट्रावैलेंट एटम होता है। तो ये स्मॉल साइज, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। तो ये दो स्पेसिफिक रीजन हैं जिसके चलते कार्बन बड़े बड़े कार्टिनेटेड कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द नेम ऑफ ए सैचुरेटेड कंपाउंड इन व्हिच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग। अब यहाँ पर 4 कार्बन के एटम का नाम दिया गया है। इनमें से वो कौन है जो एक सैचुरेटेड रिंग बनाता है? एक सैचुरेटेड रिंग बनाता है। सैचुरेटेड मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, इसी को ही हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन हमारा राइट आंसर। ऐसा क्यों? देखो, अगर साइक्लोहेक्सेन का मैं स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे बनाऊंगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बन 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 1 2 3 4 5 एंड कार्बन। साइक्लो है मतलब साइक्लिक, रिंग शेप्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन जुड़ा होगा 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तभी तो 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड।
तो इस कंपाउंड में कितने सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ये हमसे पूछा है। तो देख लीजिए यहाँ पर, दोबारा से देख लीजिए, थोड़ा सा काउंट कर लीजिए कितना सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो टोटल 18 सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के केस में वो कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर ये दिया है मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट तो नहीं है, सिर्फ जो ग्राफाइट है वो ग्राफाइट ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करते, ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करते। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज नॉट वेरी स्ट्रांग। कार्बन कार्बन और या फिर हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। एंड ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होता, बहुत ही पतला दुबला होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इज वेरी स्ट्रांग। स्ट्रांग बॉन्ड बनता है किसके केस में, आयनिक बॉन्ड के केस में। तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनता, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 ये सही है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करेंगे। अंडरस्टैंड द गिवन फ्लो चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैन, टेस्टिस, ये पार्ट W एंड दिस इज फर्टिलाइजेशन। वुमेन, एग्स, एग सेल, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर मैन, टेस्टिस एंड फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है तो W का नाम क्या हो जाएगा, स्पर्म हो जाएगा। W में स्पर्म रहेगा, दिस इज स्पर्म। दो केस में स्पर्म है, ओके। वुमेन, एग्स, एग सेल। अब कौन है जो एग सेल बनाता है, दैट इज ओवरी। तो एक्स में आ जाएगा ओवरी, तो एक्स में ओवरी यहाँ पे है। तो ये ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल ही सही जवाब हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, वाई। वाई मतलब जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो से बनता है फीटस। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in female body the process of fertilization takes place in fallopian tube. C, the main function of a part X। अब जो X है, X को देख लीजिए, X that is ovary। तो इसका जो मेन फंक्शन पूछा है क्या है, प्रोड्यूस ओवा, प्रोड्यूस स्पर्म, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन टू इनिशिएट मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये तो फीमेल का पार्ट हो गया ना, ये तो मेल का है, ये भी मेल का, ये भी मेल का, लेकिन ये फीमेल का है, टू प्रोड्यूस ओवा। सो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल ही सही आंसर, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। उसके बाद डी, द पीरियोडिक ब्रेकडाउन ऑफ यूटेराइन लाइनिंग, the periodic breakdown of uterine lining and its removal along with blood and mucus in of a human female is known as what। so periodic breakdown होगा किसका, uterine lining का, और removal along with blood and mucus जो egg है,
इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ये शेड आउट कर जाएगा एंड इसे हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ई, व्हाई डज द एबव प्रोसेस अकर। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है? देखो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये स्पर्म है, दिस इज एग, तो ये हो गया जाइगोट बन गया इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा, तो मैं ये स्पर्म को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्पर्म को मिटा दिया, तो मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो जाइगोट भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो एग है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ये यूटेरस से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे फिट।